हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले 12th ओसीएम का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेडरिक विल्सन टेलर क्या है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यानी कि जो टेलर्स के जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स को आज हम लोग देखेंगे। देन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। ठीक है, तो नाउ देखो हम लोग अपने प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टेलर है वो थे कौन। तो देखो, टेलर जो थे वो एक अमेरिकन थे जिनका जन्म 1856 में हुआ था यूएस के अंदर। जो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने पढ़ाई, काफ़ी सारी पढ़ाई की। उसके बाद जाकर एक कंपनी के अंदर ज्वाइन किया था जिसका नाम था मिडवेल स्टील मतलब मिडवेल स्टील कंपनी थी। एक कंपनी थी जो लोहा बनाती थी, ठीक है, स्टील बनाती थी। तो वो जो कंपनी थी वहाँ पर जाकर इन्होंने ज्वाइन कर दिया एज अ स्टील वर्कर, मतलब एक लेबर बन के गए, मजदूर बन कर गए। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर उनकी प्रमोशन होती गई और उनकी पोजीशन बढ़ते 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 चीफ इंजीनियर तक की पोजीशन तक वो पहुँच गए उस कंपनी के। और जैसे ही वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुँचे तो उनको हाथ में सारी पावर आ गई थी मैनेजमेंट की, कि अब वो किस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्किल्स अपने जितने भी थे, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी स्किल्स थी वो अप्लाई किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी मदद से उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स निकाले, काफ़ी सारे टेक्निक्स निकाले, जिनको उन्होंने नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि अपने काफ़ी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स निकाले मैनेजमेंट के जो जो रिलेट करते थे साइंस से। ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली ये जितने भी अपने मतलब जो जो प्रिंसिपल इन्होंने बनाए हैं वो सब बेसिकली साइंटिफिक नज़रिए से ही बनाए हैं, सब साइंस के नज़रिए से बनाए हैं। कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे का कोई बेस होना चाहिए, क्यों हम वो डिसीजन ले रहे, हर एक के पीछे वो साइंस देखते थे। तो इसलिए इनके प्रिंसिपल को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं और इसलिए इन्हें कहा भी जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये देखो क्या कहता है, तो रूल ऑफ थंब decisions are based on personal judgment of the manager. Taylor insists upon scientific method for every small work. देखो मतलब इसका क्या है कि जो देखो टेलर थे उनका कहना क्या था कि हमको रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल नहीं करना है। रूल ऑफ थंब क्या है, तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि हमको पर्सनल जजमेंट नहीं रखना है। जैसे मान लो एक पर्सन है एक कंपनी के अंदर और वो जो आदमी है उसको हमें काम देना है, तो हम क्या करेंगे, अपने अंदाज से कोई भी टाइम बता देंगे कि ये काम हो सकता है 2-3 घंटे में कर देना ये काम को। ठीक है, तो वो क्या कहते थे टेलर कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमें खुद से एनालाइज करना है कि उस काम को करने के लिए सही में कितना समय लगता है। मतलब एक एवरेज आदमी को लेना है, फिर देखना है, ऑब्जर्व करना है, नोट करना है कि वो आदमी जो है वो कितने समय वो काम को ख़त्म करके दे रहा है, और उसके बाद जाकर हमें किसी को भी वो काम करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से काम करवाना है, साइंटिफिक वे से करना है काम को, ना कि ऐसे रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करना, अपने से पर्सनल जजमेंट नहीं देनी है। ठीक है, तो ये वो कहते थे। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि हमें ये जो प्रिंसिपल है ये इससे रिलेटेड है ही, और सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना है किसी भी काम को करने के लिए। अब वो बेस्ट तरीका मतलब क्या, ऐसा तरीका जो सबसे सस्ता हो और सबसे ज़्यादा अच्छा भी हो, मतलब सबसे प्रोडक्टिव भी हो और सबसे चीपेस्ट, ऐसा जो रास्ता है वैसे रास्ते से हमें अपने काम को करना है। और साथ ही साथ हमारा जो बेसिकली मेथड है, काफ़ी सारे साइंटिफिक एनालिसिस के बाद ही वो काम को करना है, ना कि ट्रायल और एरर मेथड से करना है कि पहले ट्राई करते नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करेंगे। एरर मेथड पे करना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली साइंटिफिक एनालिसिस करनी है कि किसी भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। यानी कि मैनेजर को पता रहना चाहिए कि कोई भी सामान को बनाने के लिए, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसको बनाने के लिए आखिर कितना समय लगता है, एंड देन कितने लोग लगते हैं और कितना ज़्यादा आउटपुट निकलता है कितने समय के अंदर। यानी 1 घंटे लगता है, एक सामान लो कोई प्रोडक्ट है उसको बनने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें उस मैनेजर को पता रहनी चाहिए। ये
प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है दिस विल हेल्प इन सेविंग द टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा टाइम है वो भी बचता है, साथ ही साथ ह्यूमन एनर्जी भी बचती है कि कम समय में, कम टाइम में, कम लोग में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन पाते, जिसकी वजह से हमारे जो आउटपुट है, जो हमने सोचा था उतने आउटपुट निकल जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट इनटू बॉक्स कार कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड। यानी कि जो छोटे से छोटा काम रहता है, जैसे कि जो आयरन शीट है उसको बॉक्स के अंदर पैक करना, वो सारे जो छोटे छोटे काम भी है ना, उसको भी हमें प्लान करना चाहिए साइंटिफिक वे से कि अगर ये जो काम है इसको पैकिंग करने का, तो इसके अंदर कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितने ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, कितना सामान लगेगा। इस सारी चीज़ों को पहले से प्लान करके हमें रखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ताकि वेस्टेज ना हो। मतलब इनका बेसिक एम यही रहता था कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है और मटेरियल को वेस्ट नहीं करना है। मतलब टेलर क्या कहते थे कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को, मटेरियल रिसोर्सेज को और टाइम को वेस्ट नहीं करना है। 3 चीज़ें अगर वेस्ट नहीं होगी तो मनी जो है वो अपने आप वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखो इसके अंदर टेलर क्या कहते थे, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। मतलब कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है और जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, यानी एक दूसरे की बातों को समझने चाहिए, शांति रहनी चाहिए, एक दूसरी बात को समझना चाहिए, तभी जाकर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो हो पाएगा। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। इसकी वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे नहीं, ऐसा ग्रुप नहीं होगा कि मैनेजर और जो एम्प्लॉयज़ है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे। ठीक है, इसकी वजह से ये मतलब शांति रहेगी तो अच्छा रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क environment for achieving the desired goals, that is success. Organization should think about maximum prosperity of employees also। मतलब क्या कि देखो, जब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट एक दूसरे की बात को समझने लगता है, यानी कि एम्प्लॉय समझ रहा है कि मैनेजर जो है वो मुझसे क्या करवाना चाहता है और क्या कहना चाहता है, और मैनेजर भी समझ रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो क्या चाहते हैं हमसे, वो जब एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई भी करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो इससे क्या होता है उनके बीच में एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाता है। दोनों एक दूसरे की बातें भी सुनते हैं, फिर एक दूसरे की बातें समझते भी हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े नहीं होते और शांति से जो गोल्स है वो काफ़ी आसानी से अचीव हो जाते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को पा पाती है। ठीक है, नाउ हमारा जो थर्ड अब प्रिंसिपल है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन का। अब देखो ये क्या है, तो इसका मतलब ये होता है, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब पहले आपको बता देता हूँ। देखो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, मेंटल का मतलब हमारा जो माइंड है वो, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज। तो मतलब हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो थिंकिंग है माइंड का, वो चेंज हो जाता है, उसी को मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। यानी कि देखो ये जो बेसिकली प्रिंसिपल है, इसके अंदर क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है और जो मैनेजमेंट है उनका जो एटीट्यूड है, मतलब उनका जो बिहेवियर है एक दूसरे की तरफ, जैसे कि एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एम्प्लॉय है जो सोचता है कि मेरा जो मतलब एक कंपनी में जाता है, वो काम करता है और वो सोचता है कि वेस्टेज हो रही है, तो वो ऐसा सोचता है कि मेरा कंपनी थोड़ी है, वेस्टेज हो रहा है तो होने दो, ऐसा वो सोचता है। तो ऐसा जो बिहेवियर है, उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज करना है, ताकि वो अच्छा बिहेवियर रखे और ऐसा बिहेवियर रखे कि उसको लगे कि ये जो कंपनी है वो मेरी कंपनी है और उसके अंदर वेस्टेज ना करे और ऐसा काम, मतलब बिहेवियर अच्छा हो जाए उसका। ठीक है, तो इसी को मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजर और जो एम्प्लॉयज़ है उन दोनों को ये समझना चाहिए कि हम दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर एक दूसरे के बिना, मतलब दोनों के दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर देखो मैनेजर जो है वो अगर सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल देगा तो फिर काम कौन करेगा, मैनेजर थोड़ी काम करेगा। और अगर सारे मैनेजर्स निकल जाएंगे तो फिर एम्प्लॉयज़ को बताएगा कौन कि क्या काम करना है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा झुगड़ी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दे शुड गिव फुल कॉपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। यानी कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ कॉपरेशन दिखाना चाहिए, एक दूसरे की बातें समझनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को पा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, और जब एक दूसरे की हम बात सुनेंगे। देखो कंपनी के अंदर है ना, 2 लोग अगर सही से काम करेंगे तो
सारी कंपनी अच्छे से चलेगी। यानी कि जो एम्प्लॉय है वो अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट अच्छे से बनेंगे, हमारा प्रॉफिट भी होगा, और मैनेजर अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से काम कर पाएंगे, और साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी अच्छे से काम कर पाएगी। तो इसलिए दोनों का अच्छे से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे से कॉपरेशन करना ज़रूरी है। ठीक है ना। फोर्थ वाला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब ये देखो, ये जो प्रिंसिपल है बाकी जो थे, मतलब जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, उसको ही थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि देखो, कॉपरेशन करना चाहिए, हम लोग को एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, ना कि अकेले अकेले करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल emphasize on mutual cooperation between workforce, that is employees and management, due to cooperation, trust, teamwork, team spirit, etc. मतलब क्या ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ ट्रस्ट रखना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉयज़ है वो सब मिलजुल के काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी कंपनी के, वो पा सकेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही टेलर कहते थे कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आगे लिखा है कि मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखो, टेलर क्या कहते हैं कि अगर कोई हमें एम्प्लॉय अगर आइडिया दे रहा है, अगर किसी एम्प्लॉय ने हमें आइडिया दिया है कि सर अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वेस्टेज और कम हो जाएगी, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो और अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। तो ऐसे जो आइडियाज़ है, उनके जो सजेशंस है वो हमें लेने चाहिए, उनको अप्लाई करके देखने चाहिए, या फिर कम से कम उनकी आइडियाज़ को सुनना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा लगे, फील हो कि हमारी भी बात सुनी जा रही है, हमें भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो और ज़्यादा अपना मेहनत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब उनको ऐसा दिखाना चाहिए कि आप हमारे ही एक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा उन्हें फील करवाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि मेरा इसके अंदर मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, at the same time, employees should resist them from going on strike and making unnecessary demand from management. They should treat each other as two pillar of organization. मतलब क्या कि एम्प्लॉयज़ जो है, मतलब टेलर क्या कहते हैं कि यहाँ तक तो हमने ये समझा कि मैनेजर जो है, जो मैनेजमेंट है, उनको एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी सेम तरीके से उन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए। उन्हें ऐसे अननेसेसरी जो डिमांड रहती है, जैसे फालतू के जो उनके डिमांड रहते, उसके लिए स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सारा लॉस भी हो जाता है। नाउ जो फिफ्थ हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी कंप्लीट विद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। यानी कि जो भी हमारा काम है उसको सही तरीके से हमें बांट देना है। जो भी हमारे मैनेजर से, यानी मैनेजर का काम मैनेजर को दे देना है, एम्प्लॉयज़ का काम एम्प्लॉयज़ को दे देना है। इस तरह से सही ढंग से हमें जो भी लोग हैं उनका काम को जो है वो डिवाइड कर देना है लोगों के बीच में। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी, वेयर एज एम्प्लॉयज आर कंसंट्रेटिंग ऑन इट्स एक्सिक्यूशन। यानी देखो, जो भी प्लान है, जितने भी बड़े बड़े प्लान है या फिर जितने भी प्लान है, वो सब टॉप लेवल और जो मिडल लेवल के जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ थे वो सब वो सारे डिसीजन लेते हैं, जो प्लान है वो बनाते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम, एग्जीक्यूशन का जो काम है वो एम्प्लॉयज़ का रहता है। यानी कि उसको काम जो है, उसको प्रोडक्ट बनाने का काम जो है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं। ठीक है, द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़। इट हेल्प फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। यानी कि देखो, जो सुपीरियर है, यानी कि जो भी हमारा मैनेजर है एम्प्लॉयज़ का, वो बताता है, जिस तरह से बताएगा एम्प्लॉयज़ को कि आपको इस तरह से काम करना है, तो उस हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ है वो भी काम करेंगे। मतलब जैसे जैसे बताएगा कि आपको इस तरह से काम करना है, आपको इस तरह से काम करना है, तो एम्प्लॉयज़ भी उसी तरह से काम करेंगे और काम को ख़त्म करेंगे। फिर मैनेजर, देखो मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ की मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए काम करने के लिए कि आपको इस तरह से काम करना है। उनको बताना चाहिए कि अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और कम समय में ही ज़्यादा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उनकी मदद, हमें मदद करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मैनेजर है उनका भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उनका भी अच्छे तरीके से वो भी अपना अच्छे से काम कर पाएंगे, और जो एम्प्लॉयज़ है उनका तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि देखो मैनेजर जब अच्छे से काम करता है ना, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करती है। तो इसलिए मैनेजर जब अच्छे से काम करेगा तो एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से तरीके से काम करेंगे, उनकी भी परफॉर्मेंस डेवलप ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है,
ना हमारा जो सिक्स्थ हमारा जो प्रिंसिपल है एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है टेलर का, वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटेड एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या कि हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ है या फिर हमारे जो एम्प्लॉयर है उन दोनों का जो डेवलपमेंट है वो करना चाहिए, यानी उनको नई नई चीज़ें सिखाते रहना चाहिए। यही ये प्रिंसिपल कहता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू बी ग्रेट एक्सटेंट। मतलब देखो कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके पीछे एक ही राज रहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्किल्स वाले, ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले हैं। ठीक है, thus providing training and employment programs to the employees whenever required it is very essential। यानी देखो टेलर जो है वो क्या कहते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ना ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी कि नई नई चीज़ें सिखाते रहनी चाहिए। जो नए टूल्स है, नए जो भी नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी चीज़ें उन्हें बताती रहनी चाहिए, उनको सिखाते रहनी चाहिए, ताकि वो उनके अंदर काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो पाए और उनकी कैपेबिलिटी जो है वो भी बढ़ पाए। ठीक है, तो वो अपना बेसिकली उनके जो स्किल्स है उनको डेवलप करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देती रहनी चाहिए। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं वो करने चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। ठीक है, it ultimately affect the profitability of the organization। each employee should be given proper opportunity to attain great efficiency and maximum prosperity। यानी हर एक जो एम्प्लॉय है उनको मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको चांसेस देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देने चाहिए, ताकि वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके। और साथ ही साथ इसके वजह से क्या होगा, जब एम्प्लॉयज़ जो है उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप होगी तो इसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी उससे मतलब हमारा फ़ायदा ही होने वाला है। तो इसलिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए। और खाली एम्प्लॉयज़ नहीं, उसके साथ जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मैनेजर है उनको भी नए नए जो टेक्निक्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं नए नए, जिस तरह से मैनेजमेंट के जो बहुत सारे नए नए टेक्निक्स हैं, उन सारे टेक्निक्स को हमें उन लोगों अपने मैनेजर्स को भी सिखाने चाहिए, ताकि वो और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को कर सके। तो यही प्रिंसिपल इनके हैं, और सारे प्रिंसिपल साइंटिफिक वे से ही है कि मतलब हमें अपने जो लोग हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें इस प्रिंसिपल्स में दिखाते हैं। और देखो टेलर जो है उनका मेन फोकस इसी के ऊपर रहता है कि हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको किस तरह से ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी लोगों को और कम समय में लोगों से ज़्यादा काम किस तरह से करवाया जा सकता है, इनका जो फोकस है उसी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, तो आप जाकर क्लिक कर सकते हो देखने के लिए। एंड अगर अभी तक नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब मैं अपलोड कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।